हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस। सो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि संदर्भ कैसे लिखते हैं और रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करते हैं। ठीक है, किसी भी गद्यांश का आप लोग संदर्भ कैसे लिख सकते हो और उसका व्याख्या कैसे कर सकते हो ताकि आप लोग को 6 में 6 नंबर मिले। ठीक है, आप लोग तो वीडियो में बने रहे और वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, देखिए आप लोग किसी भी गद्यांश का व्याख्या कर सकते हो आसानी से और उसका संदर्भ लिख सकते हो। ठीक है, देखो गद्यांश का संदर्भ और व्याख्या करते समय इन बातों का आप लोग जरूर ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो जो गद्यांश दिया रहेगा उसको आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना, एक बार, दो बार, 3 बार अच्छे से उसको पढ़ना है और समझ लेना है कि किस पाठ का है और इसका लेखक कौन है। ठीक है, जब एक बार दो बार आप लोग पढ़ोगे ना तो आप लोग को आइडिया आ ही जाएगा। ठीक है ना, कि ये इस चैप्टर का है और इसका लेखक ये है। ठीक है ना, उसके बाद आप लोग को देखना है कि जो प्रश्न में दिया है उसमें उस गद्यांश में कितना अंडरलाइन किया गया है। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक गद्यांश है, ठीक है ना, तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है ना, तो उसमें बोला है, देखो यहाँ से ये दिया ना, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है और यहाँ तक दिया है। ठीक है ना, कि बुद्धि भी क्षय करता है, यहाँ तक अंडरलाइन किया है। तो आप लोगों को क्या करना है कि गद्यांश में आप लोग को यहाँ से देखो प्रश्न में दिया भी रहेगा कि इस गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि जितना भी यहाँ से रेखा किया गया ना, यहाँ से अंडरलाइन किया गया, बस उतना का ही आप लोग को व्याख्या करना है। तो इन बातों का आप लोग को ज़रूर में ध्यान रखना है। देखो आप लोग अगर आप लोग नोट बनाते हो अपने स्कूल का या फिर जो 10 ईयर का होता है ना, तो उसमें बड़ा बड़ा गद्यांश रहता है, उसका बड़ा बड़ा व्याख्या दिया रहेगा। तो आप लोग वहाँ से तैयारी करते हो और बोर्ड एग्जाम में जाते हो तो आप लोग को समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, और बोर्ड एग्जाम में देखो थोड़ा थोड़ा ही पूछता है, ज़्यादा पूछता नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पर दिखाया है, इस पेपर में भी दिखाया है। देखो बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही पूछा है। आप लोग को इसका ही व्याख्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना, बस इतना का ही। और इसको इस गद्यांश को आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, मतलब जो भी हो। तो इसी तरह से आप लोग को मैं ये 2-4 गद्यांश है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसका मैंने व्याख्या करना आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। ठीक है ना, और यहाँ से देखो इसका यहाँ तक अंडरलाइन किया गया है। ठीक है ना, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को दृढ़ करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो वे हमें सचेत करेंगे। जब हम स्वतोत्साहित होंगे तो वे हमें उत्साहित करेंगे। ये देखो यहाँ से पहला गद्यांश है। ठीक है ना, ये पहला में आप लोग को यहाँ से लेकर के यहाँ तक अंडरलाइन किया गया है। तो इसका आप लोग को व्याख्या कैसे करना है, तो सबसे पहले आप लोग को लिखना है हेडिंग में संदर्भ। उसके बाद लिखेंगे हम प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड के अंतर्गत मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, देखो मुझे कैसा आइडिया आया कि ये मित्रता नामक पाठ से है और इसका लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। देखो कैसे आए, जैसे कि मैं इसको पढ़ा और मैं पहले से ही पढ़ा हूँ। ठीक है ना, कि ये मित्रता नामक पाठ से है। ठीक है, और इसका लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आप लोग को भी वैसे ही घर पर पढ़ना है बैठकर, ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी गद्यांश आ जाए तो आप लोग को आइडिया लग जाए। उसके बाद देखो आप लोग को लिखना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। आप लोग को सिर्फ व्याख्या नहीं लिखना है, हेडिंग में सिर्फ आप लोग को व्याख्या नहीं लिखना है, आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है ना, कितने बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ व्याख्या हेडिंग डालेंगे और उसके बाद से व्याख्या कर देते हैं, ये जो कि गलत है। ठीक है ना, आप लोग इतना करना ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ आप जितना यहाँ से अंडरलाइन किया गया, जितना रेखा दिया गया, उतना का आप लोग व्याख्या किए हैं।
ठीक है। तो देखिए उतना के हम लोग कैसे व्याख्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध हमारी शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, ठीक उसी प्रकार अच्छा मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा अच्छे कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा। ठीक है, आप लोग को इतना लिखना है। यहाँ से देखो ये छूट गया है, वह हमें, ठीक है, बस आप लोग को इतना ही करना है। अगर आप लोग अगर सोचोगे कि अगर हम इतना कम करते हैं जितना अंडरलाइन दिया है तो नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो एक बात आप लोग को ध्यान देना। ठीक है, ये आप लोग का गद्यांश कितने नंबर का रहता है, ये आप लोग का 2 + 2 + 2 = पूरा 6 नंबर का रहता है। तो 6 नंबर में आप लोग को 3 प्रश्न आता है। यहाँ से देख लो, अगर आप पहला में संदर्भ लिखते हो तो 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, और गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या करोगे तो वो 2 नंबर रहेगा। उसके बाद से एक प्रश्न में दिया रहेगा, नीचे आप लोग को एक तीसरा प्रश्न दिया रहेगा कि वो भी करोगे तो 2 ही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो टोटल मिला के आपको लोग को 6 नंबर मिलेगा। तो ये मत सोचो कि सिर्फ हम लोग व्याख्या करेंगे तो हमको 6 नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को जितना बोला जाएगा उतना ही व्याख्या करना है। उसके बाद से देखो यहाँ से एक गद्यांश रहेगा। जैसे मान लो कि ये लिखा है कि सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देते हैं। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसा ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ से अंडरलाइन किया है। यहाँ से देखो ये सच्ची मित्रता है ना, यहाँ से ले करके और यहाँ तक करना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से करेंगे। तो यहाँ से देखो आप लोग को संदर्भ तो ठीक वैसा ही लिखना है जैसा कि लिखा गया है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा कि हाँ ये मित्रता नामक पाठ से है। तो आप लोग को ये जो संदर्भ है ये ही संदर्भ लिखना है उसमें भी। ठीक है, और एक बात और ध्यान में रखना है, ये जो मैं आप लोग को पद्यांश बता रहा हूँ, गद्यांश, ये आप लोग को लिख करके तैयारी भी कर लेना क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट व्यू से। तो देखो दूसरे का आप लोग को व्याख्या कैसे करना है, इसमें भी आप लोग को लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखो आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि जिस तरह अच्छा वैद्य नाड़ी को देखकर तत्काल रोग का पता लगा लेता है, ठीक उसी प्रकार सच्चा मित्र हमारे गुणों और दोषों को परख लेता है। जिस प्रकार अच्छी माता धैर्य के साथ सभी कष्टों सहन कर मधुर व्यवहार करती है, उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने मित्र को बड़े धैर्य पूर्वक कुमार्ग से हटाकर प्रेम के साथ सत्य मार्ग पर लगाता है। अतः हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए जिस पर हमें विश्वास हो कि वह हमें कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग की ओर ले जाए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कर सकते हो। उसके बाद से देखो ये दूसरा है आप लोग का, ये दूसरा गद्यांश है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ना है। तो देखेंगे काशी के उत्तम में धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग चूड़ा दंड गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रिम्स की चंद्रिका में अपने को
शीतल कर रही थी। ठीक है, अगर इसको आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ोगे तो आप लोग को आइडिया मिल जाएगा कि ये किस चैप्टर का है और इसका लेखक कौन है। तो ठीक है, तो इसका भी आप लोग को संदर्भ लिखना है। तो देखो ये है आप लोग का ममता नामक पाठ से। ठीक है, ये ममता नामक पाठ है, उसका एक ये गद्यांश है और जिसको श्री जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे हैं। ठीक है, ठीक है ना, ये श्री जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं। उसके बाद से देखो इसमें भी वैसा ही लिखेंगे जैसे सेम उसमें बता। देखो संदर्भ लिखने का एक ही एथी होता है, लिखेंगे इसमें भी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद यहाँ से देखो इसमें देखेंगे कितना अंडरलाइन कितना किया गया है। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें अंडरलाइन किया गया है। ठीक है ना, तो उसमें भी आप लोग को पूछेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो आप लोग को व्याख्या कैसे करना है, देखिए आप लोग को ऐसा ही करना है। इसमें भी लिखना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, यहाँ से हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद से लिखेंगे श्री जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि काशी भारत का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके उत्तर में सारनाथ है, जहाँ बौद्ध भिक्षुकों के बौद्ध विहार टूटकर खंडहरों में बदल चुके थे। इन बौद्ध विहारों को मौर्य वंश के राजाओं तथा गुप्त काल के सम्राटों ने बनवाया था। इन बौद्ध विहारों में तत्कालीन वास्तुकला एवं शिल्पकला के बेजोड़ नमूने अब भी दिखाई दे रहे थे, जो कि मौर्य और गुप्त वंश के सम्राटों की कृति का गान करते प्रतीत हो रहे थे। ग्रीष्म ऋतु की शीतल चांदनी में यह उत्कृष्ट शिल्पकला अब अपने को भी कर रही थी। ठीक है, इतना आप लोग को ये लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, प्लीज़ यार आप लोग से यही एक मांग है कि आप लोग प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और एक कमेंट करके बताएं कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग को किस चैप्टर से आप लोग को ये, अगर किसी भी चैप्टर में आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोग को ज़रूर हेल्प करूँगा। अगर आप लोग का ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से मैं आप लोग को ये नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।